साथियों नमस्कार, क्या हाल है, कैसे हैं आप। मैं हूं देवदत्त मिश्रा, आपका दोस्त, आपके अपने चैनल पर लेकर के आया हूं करंट अफेयर की सीरीज़ में आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन में कुछ वीडियोज़ नहीं आ पाए हैं। उसका रीज़न रहा है कि हम लोगों ने विचार किया है कि डेली करंट अफेयर के शेड्यूल को चेंज करके वीकली टाइप का किया जाए। डेली आप अखबार पढ़ते ही हैं, उसमें से आपको ज़रूरी सूचनाएँ मिलती रहती हैं। तो एक वीकली करंट अफेयर प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें हफ्ते भर की अति महत्वपूर्ण समाचारों को, जो परीक्षा के व्यू से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको इस सीरीज में शामिल किया जाएगा, ताकि आपका समय बच सके और आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। करंट अफेयर की सीरीज शुरू करें इससे पहले आपके लिए खुशखबरी है। इलाहाबाद में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ऑफलाइन में, तो इलाहाबाद में यूपीएसआई का बैच ऑफलाइन मोड में प्रचलित है। आप इस नंबर पर संपर्क करके लोकेशन जान सकते हैं 9793371024, और वहां जाकर के अगर आप ऑफलाइन मोड में पढ़ाई करना चाहते हैं तो यूपीएसआई की तैयारी ऑफलाइन मोड में आप प्रयागराज के सेंटर पर कर सकते हैं। आलोपी बाग चुंगी के नज़दीक सेंटर है। और ऑनलाइन के लिए आप चाहे तो www.coaching.in पे जाइए या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से आप टाइप करिए कोचिंग जंक्शन, COACHING और आपको कोचिंग जंक्शन का मोबाइल ऐप मिल जाएगा। उसको इंस्टॉल कर लीजिए और जो कोर्स आपको पढ़ना हो वो कोर्स आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोचिंग जंक्शन पर शिक्षकों की सर्वश्रेष्ठ टीम आपके लिए यूपीएसआई, यूपीटीटी जैसे अनेक कोर्स जो है लाई है। निरंतर अच्छे विद्यार्थी बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं, सफलतापूर्वक जो है पूरा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर की सीरीज को। वीकली करंट अफेयर है, जिसमें हम देखेंगे सप्ताह भर के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। सबसे पहले शुरू करते हैं इस एक समाचार के साथ। आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर समाचार लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है। आने वाले समय में, आने वाले 2-3-4 महीनों में, 6 महीनों में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होंगी, उसमें यह मैत्री सेतु जो है एक मतलब फोकस टॉपिक होने वाला है। परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। कारण इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट। मैत्री सेतु का जो है उद्घाटन किया गया 2010 से यह बनना शुरू हुआ था, और 2010 के बाद जो है अब जाकर के यह बन करके तैयार हुआ। ठीक है ना, 2010 के बाद से अब जाकर के यह बन करके तैयार हुआ। बना किस नदी पर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यही प्रश्न भी पूछा गया। इस पर कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बने फेनी नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया और उसका क्या नाम था। तो एक तो नाम आप बता देंगे कि नाम उसका क्या था, मैत्री सेतु था। ठीक है ना, मैत्री सेतु को अगर अंग्रेजी में कहें तो कहा जाएगा फ्रेंडशिप ब्रिज या फ्रेंडशिप ब्रिज। ठीक है ना, क्या कहा जाएगा, फ्रेंडशिप ब्रिज। तो यह बना किस पर है, यह बना है फेनी नदी पर। ठीक है ना, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, फेनी नदी पर। फेनी नदी का उद्गम भारत के त्रिपुरा राज्य से होता है और यह भारत बांग्लादेश की सीमा को बनाती हुई फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। आप थोड़ा सा मैप अगर देख पाएँ तो मैं आपको दिखा दूं, ये मैप है। अगर आपको लोकेट करने को कहा जाए कि त्रिपुरा को आप इस मैप में लोकेट करिए, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राज्यों में त्रिपुरा की लोकेशन कहाँ है। कम से कम इतनी सतर्कता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप एक पॉइंट में, एक टिक पर पहुंच जाए कि त्रिपुरा जो है कहाँ स्थित है। ठीक है ना, त्रिपुरा की अवस्थिति कहाँ है। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह जो कोना बना हुआ है, ये जो छोटा सा कोना बना हुआ है, यह कोना क्या है, त्रिपुरा है। ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। अगर मैं पेन को और मोटा कर लूँ ताकि आपको अच्छे से जो है दिखाई पड़ता रहे। ठीक है ना, तो आप पाएंगे कि ये जो है, ये जो राज्य है बना हुआ, यह राज्य दरअसल है त्रिपुरा। ठीक है ना, राजधानी आपने पढ़ करके याद कर ली है, मुझे पता है। त्रिपुरा की राजधानी, जैसे ही त्रिपुरा शब्द आता है सबसे पहले आपके मन में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला का नाम याद आता है। उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी जो जिस पुल का उद्घाटन हो रहा है वो जो है
इसको मैं अगर जूम कर पाना अगर मेरे लिए संभव हो, तो जूम नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है। इसको आप देखेंगे तो पाएंगे ये त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा राज्य के साथ ये जो इतना पॉइंट है, मैं आपको दूसरे कलर से लेकर के बता दूं, ये जो पॉइंट है ये जो है यहीं से फेनी नदी होकर के बहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश की सीमा हो जाती है समाप्त, ठीक है ना, भारत और बांग्लादेश की सीमा हो जाती है समाप्त। और ये यहाँ से बांग्लादेश जाता है, फेनी नदी बहते 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 ऐसे आकर के समुद्र में अपना जल विसर्जित कर देती है। इससे भारत को लाभ क्या होगा? इतनी चर्चा इस फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु की क्यों है? क्योंकि यह जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, खासकर पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बहुत ही कह लीजिए कि टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। कारण मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अभी इस समय इस जगह पर जाना होगा, त्रिपुरा जगह अगर आपको जाना है, त्रिपुरा के मान लीजिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला आपको जाना है, कोई भारी भरकम सामान आता है तो आप जानते हैं वो शिप से आता है, मतलब पानी की जहाज से आता है। मान लीजिए वह हल्दिया पोर्ट पर उतरा, कहाँ उतरा? हल्दिया पोर्ट पर। उसको कहाँ पहुँचना है? उसको पहुँचना है अगरतला, या मणिपुर की राजधानी जाना है, या फिर मिजोरम की राजधानी आइजाल पहुँचना है, तो वो कैसे जाएगा? आपके पास रास्ता ये है कि आप इधर से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए आप इधर जाएं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए, असम होते हुए, इतनी लंबी दूरी तय करके तब यहाँ आए, ठीक है ना। क्योंकि बीच में देख रहे हैं कि ये क्या है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश एक विदेशी धरती है, तो वहाँ प्रत्यक्ष आवागमन की अनुमति नहीं मिली हुई है। तो अगर आप देखें कि त्रिपुरा तक पहुँचने का शिप्स जो रास्ता है वह कितना लंबा है, इतनी दूरी तय करने के बाद इस कोने पर पहुँचा जा सकता है। और अभी आपने देखा होगा कि यही एक पोर्ट है, उसका नाम है चटगांव, या जिसको कहते हैं चिटागोंग, ठीक है ना। उस पोर्ट को क्या करते हैं? उस बंदरगाह को कहते हैं चिटागोंग, ठीक है ना। वैसे कभी कभी इसको चटगांव भी बोलते हैं। यह चटगांव पोर्ट भारत का नहीं है, बांग्लादेश का है, ठीक है ना। चिटागोंग पोर्ट जो है वह भारत का नहीं, किसका है? बांग्लादेश का है। अंग्रेजी में इसको इस नाम से जानते हैं, चिटागोंग। तो यह किसका है? बांग्लादेश का है। और इस पोर्ट से ये जो पुल बना है उसकी दूरी लगभग है 80 किलोमीटर के आसपास। कितनी किलोमीटर की दूरी है? 80 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और बांग्लादेश और भारत के बीच समझौता हुआ है कि भारत जब चाहे तब इस चिटागोंग पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है, इस बंदरगाह का इस्तेमाल भारत कर सकता है। तो अब जो सामान, जो शिपमेंट जो है यहाँ उतरना होगा हल्दिया पोर्ट पर, उसके बजाय भारत कहाँ उतार सकेगा? सीधा इस चिटागोंग पोर्ट पर उतार सकेगा। और आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर के राज्यों में जो आवाजाही होनी है वह सीधे यहीं से शुरू हो जाएगी, और यहाँ से जो होते हुए फेनी नदी पर जो फेनी नदी पर बना जो मैत्री सेतु है उससे होते हुए सामान धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ से मणिपुर, नागालैंड, कुल मिला करके यह क्या होने वाला है? एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर होने वाला है। इस पुल के बन जाने से यहाँ से जो है पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी बहुत आसान हो गई है, ठीक है ना। कनेक्टिविटी का जो मुद्दा था, जो यहाँ से जो है कोई सामान चल करके पूर्वोत्तर राज्यों में पहुँचता था, वो जो है थोड़ी सी ही दूरी में यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए भारत और बांग्लादेश के मध्य बने इस मैत्री सेतु, नाम इसका क्या रखा गया है? मैत्री सेतु, यानी इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज नाम इसका रखा गया है। यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। किस नदी पर बना हुआ है? आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए किस नदी पर बना हुआ है, तो आप बताएंगे कि यह फेनी नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। फेनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? त्रिपुरा में है, ठीक है। कहाँ है? त्रिपुरा में है। और त्रिपुरा से निकलते हुए यह कुछ दूर तक भारत बांग्लादेश की सीमा बनाती है। उसके बाद सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह नदी जल विसर्जित कर देती है, ठीक है ना। बराक भी एक महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर भारत की नदी है। जब मैं आपको नदियों की श्रृंखला पढ़ाऊंगा तो मैं बराक के बारे में बताऊंगा। ब्रह्मपुत्र नदी भी आप देखे होंगे कि एक बड़ी सी नदी है जो चीन के तिब्बत के ग्लेशियर से निकलते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, नामचा बरवा से होते हुए, असम से होते हुए फिर जो है जाकर के लास्ट में बांग्लादेश के बाद फिर बंगाल की खाड़ी में यह भी जल विसर्जित करती है। यमुना नदी तो आप पहले से ही आउट कर सकते हैं, क्योंकि यमुना नदी आप देखे होंगे उत्तर भारत में है। इसका पूर्वोत्तर भारत से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना।
तो भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर निर्मित है? आपने सही जवाब जाना कि यह फेनी नदी पर बना हुआ है। फेनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव देव हैं। कौन है? विप्लव देव हैं, ठीक है ना। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ठीक। उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती शेख हसीना है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। किस पोर्ट से जो है उसकी कनेक्टिविटी आसान होने वाली है? तो चटगांव या चिटागांग पोर्ट से उसकी अवस्थिति ईजी होने वाली है, ठीक है ना। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि लोग काफ़ी बधाई दे रहे थे फेसबुक वगैरह पे, लेकिन ये बधाई भूल ना जाइएगा। हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि आपने किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी थी, किस दिन आपने फेसबुक पर पोस्ट किया था, तो भूलिएगा मत। वह दिन कौन सा था? वह दिन था 8 मार्च, ठीक है ना। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिस दिन जो है महिलाओं के योगदान को विशेष रूप से जो है देखा जाता है, याद किया जाता है कि इस संसार में महिलाओं की वजह से ही सब कुछ संभव है। महिलाएं न हो तो इस संसार में दुनिया का सृजन कुछ भी नहीं हो सकता। सृजन न हो सकता है, न पालन हो सकता है, न पोषण हो सकता है। सब कुछ जो है नारी शक्ति के कारण ही संभव है। नारी शक्ति के इस रूप को व्यवस्थित ढंग से समझाने के लिए एक दिवस 8 मार्च जो है निर्धारित किया गया है, जिस दिन जो है लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। तो ये दिन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 अक्टूबर का दिन है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जयंती के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून आप ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण डेट है। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 5 जून को कौन सा महत्वपूर्ण तिथि है और इस दिन क्या मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आज से शुरू हो रहा है दस्तलिक 2। दस्तलिक 2 सैन्य अभ्यास शुरू हो रहा है आज से। प्रश्न बन जाता है कि दस्तलिक 2 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित होता है। आपने देखा होगा, देखिए जो है ये भारत की सेना है और ये जो है विदेशी सेना है। दोनों अराइव हो चुके हैं और आज 10 मार्च से यह सैन्य अभ्यास शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, दस्तलिक 2 सैन्य अभ्यास जो है वह भारत और उज्बेकिस्तान के साथ जो है आयोजित होगा। इसकी थीम होगी काउंटर इंसर्जेंसी की, ठीक है ना। काउंटर इंसर्जेंसी का मतलब हो गया, यह जो है आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए जो है आतंकवाद का किस तरीके से कितने अच्छे ढंग से मुकाबला किया जाए, आतंकवादी घटनाओं का कैसे मतलब मुकाबला अच्छे ढंग से किया जाए, उस हेतु भारत और उज्बेकिस्तान दोनों देशों की सेनाएं जो है सैन्य अभ्यास करेंगी। उत्तराखंड के रानीखेत में जो है इस सैन्य अभ्यास का आयोजन होगा, जहां दोनों देशों की सेनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में भी काउंटर इंसर्जेंसी अभियान का जायजा लेंगी। और भारत अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो उसको अनुभव प्राप्त हुआ है खासकर काउंटर इंसर्जेंसी को लेकर के, वह जो है उज्बेकिस्तान के साथ साझा करेगा, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है और भारत जो है आपको मैंने जब SCO पढ़ाया था तो बताया था कि शंघाई सहयोग संगठन के साथ जो है भारत का यह उद्देश्य रहा है कि भारत सेंट्रल एशिया के देशों के साथ मतलब मध्य एशिया के देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर पाए, क्योंकि मध्य एशिया के जो देश हैं वो खनिज रूप से बहुत जो है रिच हैं, ठीक है ना, बहुत धनी है, उनके पास खनिज क्षेत्रों की विशाल मात्रा है, ठीक है। उज्बेकिस्तान की अगर आपसे राजधानी पूछी जाए तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। क्या बोलते हैं उसको? ताशकंद है, ठीक है ना। और भारत और उज्बेकिस्तान अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से क्षेत्रीय सहयोग संगठन में सम्मिलित हैं, तो भारत और उज्बेकिस्तान दोनों SCO का मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघाई सहयोग संगठन। दोनों के दोनों क्या है? सदस्य देश हैं संघाई सहयोग संगठन।
संघाई सहयोग संगठन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भारत के साथ इस संगठन में उज्बेकिस्तान के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान को नाम मैंने ले ही लिया है, कजाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं, लेकिन इसमें तुर्कमेनिस्तान सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना, एक देश है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो है देश सम्मिलित नहीं है। जितने स्थान करके देश हैं वो सब एससीओ के सहयोगी देश हैं, एससीओ में शामिल है। अफगानिस्तान को न लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब अगर एससीओ के सदस्य देशों की संख्या पूछी जाए तो आप इसको तैयार किए रहिएगा कि एससीओ में जो है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, एससीओ में कौन कौन से हैं। एससीओ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एससीओ में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आप बताएंगे कि एससीओ में रसिया सम्मिलित है, रूस, चीन सम्मिलित है, भारत सम्मिलित है, पाकिस्तान सम्मिलित है, और उज्बेकिस्तान का मैंने नाम लिया, उज्बेकिस्तान सम्मिलित है। उज्बेकिस्तान के अलावा जो है कजाकिस्तान सम्मिलित है। कजाकिस्तान के अलावा कौन सा सम्मिलित है? ताजिकिस्तान सम्मिलित है, ताजिकिस्तान सम्मिलित है। पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सब सम्मिलित हैं। केवल एक तुर्कमेनिस्तान देश है, वह इस सहयोग संगठन में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान की पॉलिसी रही है कि वह किसी भी बाहरी संगठन में शामिल होकर के पॉलिटिकली जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। इसलिए तुर्कमेनिस्तान को आप देखेंगे कि किसी भी जो है बड़े सहयोग संगठन में वह सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना। तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है ना। अगर छूट रहा होगा एक स्थान का नाम और, तो आप ध्यान दे लीजिएगा कौन सा नाम छूट रहा है। ठीक है ना। रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है ना। इन दोनों के साथ साथ एक इसी का एससीओ के साथ रैट्स होता है। रैट्स का मतलब ये होता है आतंकवादी संगठन है यह एससीओ का। किसका संगठन है? आतंकवादी संगठन है एससीओ का। एससीओ का पूरा नाम आपको पता ही है, इसको बोलते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं शंघाई सहयोग संगठन। क्या बोलते हैं? शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है। अब यह शंघाई सहयोग संगठन का नाम इसलिए आया क्योंकि आपने देखा कि भारत और उज्बेकिस्तान दस्तलिक 2 सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। जब भी उज्बेकिस्तान का नाम आया तो आपने क्या ध्यान दे लिया कि उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है ना। भारत और अमेरिका के बीच तमाम तरह के युद्ध अभ्यास होते रहते हैं, उनको आप देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण होता है। जैसे संयुक्त अभ्यास हो गया, इस तरीके से भारत और रूस के बीच कई अभ्यास होता है, जिसमें एक इंद्र है जो भारत और रूस की तीनों सेनाओं के साथ आयोजित होता है, थल, जल और नभ। तो इंद्र भारत और रूस के बीच आयोजित होता है। भारत उज्बेकिस्तान के मध्य आपने समझ लिया दस्तलिक होता है। भारत मंगोलिया के बीच एक एक्सरसाइज होता है जिसको बोलते हैं नोमैडिक एलिफेंट। क्या बोलते हैं? नोमैडिक एलिफेंट। इसका नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान दे लीजिएगा। भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है नोमैडिक एलिफेंट। तो कुछ इस प्रकार से जितने भारत के आस पड़ोस में देश हैं, कुछ महत्वपूर्ण शक्तिशाली देश हैं, उनके साथ भारत के जो सैन्य अभ्यास होते हैं उनको आप पॉइंट्स में रखे रहिएगा, ध्यान में रखे रहिएगा, प्रायः जो है अभ्यास करते रहिएगा, क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स हैं ये परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। तो हम चलेंगे अगले घटनाक्रम पर। इस हफ्ते के देखेंगे अगला घटनाक्रम रहा है क्या रहा है। तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के एक जिले का नाम बदल करके नर्मदापुरम रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? नर्मदापुरम रख दिया गया है। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदल करके नर्मदापुरम रखे जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? भोपाल, होशंगाबाद, सतना, बैतूल। तो सही जवाब है होशंगाबाद। इसका नाम नर्मदापुरम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ से नर्मदा नदी बहती है, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ घाट वगैरह है इस शहर में। और यह माना गया कि इसका प्राचीन नाम जो है क्या था? नर्मदापुर था। नर्मदा पुराण करके एक देखा गया तो उसमें भी जो है इसका नाम क्या मिला? नर्मदापुर मिला। तो कुछ कुल मिलाकर के
इसका नाम नर्मदापुरम बदलने का प्रस्ताव जो है पारित किया गया, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि होशंगाबाद का नाम क्या रखा गया है, नर्मदापुरम रखा गया है, ठीक है ना। इसका प्रस्ताव मध्य प्रदेश के विधानसभा में पारित हो गया है। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है ताकि होशंगाबाद रेलवे स्टेशन वगैरह का नाम ही बदल करके क्या हो जाए, नर्मदापुरम हो जाए, ठीक है ना। चलेंगे इस हफ्ते के अगले घटनाक्रम पर, देखेंगे महत्वपूर्ण घटनाक्रम और क्या हुआ है। तो आपने इन शख्स का नाम देखा होगा, आप क्रिकेट से रुचिकर रहते होंगे तो आप देखते ही पहचान गए होंगे कि यह व्यक्ति फिगर में दिखने वाला यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कीरोन पोलार्ड हैं, ठीक है ना। कौन है, कीरोन पोलार्ड है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो है मुंबई इंडियंस के बहुत महत्वपूर्ण बल्लेबाज और कह लीजिए कभी कभी गेंदबाजी भी कर लेते हैं, ठीक है ना। मुंबई इंडियंस तो जानते हैं ना, आईपीएल की आपकी चहेती टीम मुंबई इंडियंस जो है, कुछ लोगों की चहेती टीम नहीं है, कुछ लोगों की चेन्नई सुपर किंग्स वगैरह है। लेकिन ये कीरोन पोलार्ड ने अभी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने क्या किया, एक ओवर में 6 छक्का लगा दिया। एक ओवर में 6 छक्का लगा करके वह जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने एक ओवर में क्या किया हो, 6 छक्का लगाया हो, ठीक है ना। मैं 6 छक्के की ही तो बात कर रहा हूँ ना, 3 छक्का तो नहीं बोला मैं। एक ओवर में 6 गेंद पर 6 छक्का मार दिया। किसने, कीरोन पोलार्ड ने। आपने देखा होगा कि एक T20 मैच में आप खूब ध्यान रखे होंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच वह T20 मैच आयोजित हुआ था जिसमें भारत के युवराज सिंह ने भी ऐसा ही कारनामा किया था, 6 गेंदों पर 6 छक्के मार दिए थे, ठीक है ना। किसने, भारत के युवराज सिंह ने, ठीक है। एक और खिलाड़ी है, उनका नाम हर्षल गिब्स है, वो भी जो है एक ओवर में 6 छक्के मार चुके हैं। तो कुल 3 खिलाड़ी हैं। तीसरे खिलाड़ी कौन है, वो है कीरोन पोलार्ड जिन्होंने हाल ही में एक ओवर में 6 छक्का मार करके रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। तो इन मुंबई इंडियंस के, वेस्ट इंडीज के महत्वपूर्ण बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्रिकेट खेलते रहते हैं, क्रिकेट खेलने के साथ कुछ फैक्ट्स भी ध्यान रखना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण टर्म है ब्रह्मोस को लेकर के। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है यह। आप जानते हैं ब्रह्मोस का विकास भारत और रूस ने मिलकर के किया है और हाल ही में फिलीपींस के साथ, यानी वह कौन सा देश होगा पहला जिसे ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त होने वाला है, तो वह देश कौन सा है, फिलीपींस। फिलीपींस के साथ जो है कुछ रक्षा समझौते हुए हैं। इन रक्षा समझौतों के तहत यह बात लगभग फाइनल हो चुकी है कि भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को भी दिया जाएगा, ठीक है ना। किसे दिया जाएगा, फिलीपींस को भी दिया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जो है वियतनाम वगैरह से भी चर्चा चल रही थी। वियतनाम वगैरह जो है कई वर्षों से जो है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के रुचि कर रहे हैं क्योंकि यह जो है बहुत ही सफल मिसाइल है और दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है। इसकी क्षमता जो है सुपरसोनिक है, इसकी स्पीड सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक कहने का मतलब सोनिक उसे कहा जाता है जो ध्वनि के रफ्तार से चले, ठीक है ना। ध्वनि मतलब आवाज की रफ्तार से जो चले उसे क्या बोलते हैं, सोनिक स्पीड। ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा स्पीड से चले तो क्या बोलते हैं, सबसोनिक स्पीड। और ध्वनि की रफ्तार से लगभग 2 गुने से ज्यादा स्पीड से, 3 गुने से ज्यादा स्पीड से चले तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। ध्वनि के स्पीड को टर्म क्या दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है मैक। क्या बोलते हैं, मैक। तो ब्रह्मोस की स्पीड जो है लगभग 3 मैक से ज़्यादा है, ठीक है ना। इसके और हाइपरसोनिक वर्जन का भी विकास हो रहा है जिसकी स्पीड बढ़ा करके और की जाएगी। और यह जो है इतना सफल मिसाइल है, दुनिया की सबसे फास्ट मिसाइल तो ये है। ये बात नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे फास्ट क्रूज मिसाइल कौन है तो आप बताएंगे दुनिया की सबसे फास्ट क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। और इसके नेवल वर्जन और आर्मी का वर्जन, मतलब कुल मिलाकर के इसे थल सेना के उपकरणों के साथ दागा जा सकता है। जैसे कहते हैं कि एक ट्रक पर लाद करके और लॉन्चर लगा करके इसको दागा जा सकता है। इसको पानी की जहाज़ों से दागा जा सकता है। तो इसके कई मोडों से आपने देखा होगा, सुखोई वगैरह से, सुखोई जो विमान है, सुखोई विमान से भी इसकी लॉन्चिंग की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के भारत की तीनों सेनाएं वर्तमान में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग करने में सक्षम है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तो यह जो है बहुत ही सफल मिसाइल और बहुत ही
मतलब कह लीजिए भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है। और इस मिसाइल को खरीदने में रुचि तो कई लोग दिखाए हैं, लेकिन सबसे पहला जो देश है जो इस मिसाइल को प्राप्त करने वाला है वह देश कौन सा है? फिलीपींस। फिलीपींस जो है दक्षिण एशिया का एक देश है और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और फिलीपींस जो है आसियान का एक सदस्य देश है, ठीक है ना, आसियान का एक सदस्य देश है। आसियान क्या है? आसियान का मतलब है दक्षिण एशियाई देशों का एक सहयोग संगठन है। इसमें कितने सदस्य राष्ट्र हैं? इसमें 10 सदस्य राष्ट्र हैं। आपको बिल्कुल यह याद होने चाहिए कि आसियान के कितने कितने सदस्य राष्ट्र हैं। मैप वगैरह जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल A to Z क्लियर हो जाएगा कि आसियान में कितने सदस्य हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान में कौन कौन से देश शामिल हैं? एक फिलीपींस शामिल है, दूसरा सिंगापुर शामिल है, तीसरा म्यांमार शामिल है। उसके बाद आप देखेंगे तो अगर मैप के साथ अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा दूं, ये देख रहे होंगे कि आसियान में एक देश कौन सा सम्मिलित है? म्यांमार सम्मिलित है। म्यांमार के बाद जो है अगर इस मैप को जूम आउट या जूम इन किया जा सके तो आप देखेंगे कि ये जो इतना रीजन है, यह पूरा रीजन क्या कहलाता है? यह पूरा रीजन कहलाता है दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। क्या कहलाता है? दक्षिण पूर्व। और इसी दक्षिण पूर्व में जो है कई देश शामिल हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? आसियान कहा जाता है। मैं एक एक देश का नाम अगर आपको गिनाऊं तो आप काउंट कर लीजिएगा, आसियान के सदस्य देश कौन कौन से आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। यहां से शुरू करिए, यह म्यांमार है, ठीक है ना। तो आसियान का अगर सबसे भारत के बगल से शुरू करेंगे तो सबसे पहला देश आसियान में कौन सम्मिलित है? म्यांमार है। उसके बगल में थाईलैंड है, थाईलैंड के बगल में मलेशिया है, मलेशिया के नीचे आएंगे सिंगापुर है, सिंगापुर के बाद ये जो पूरा क्षेत्र है इसको बोलते हैं इंडोनेशिया, आप देख रहे होंगे। इंडोनेशिया के बाद थोड़ा सा आप इधर आइए तो ये कंबोडिया है, इसके बाद लाओस है, ये जो है वियतनाम है। वियतनाम के बाद यहाँ एक छोटा सा देश आता है जिसको बोलते हैं ब्रुनेई, ठीक है ना। ब्रुनेई के बाद क्या आता है? ये फिलीपींस आता है। फिलीपींस के बाद क्या आता है? ये पूरा जो है होकर के 10 सदस्य राष्ट्र बन जाते हैं, किसके? आसियान के, ठीक है ना। किसके सदस्य राष्ट्र हैं? आसियान के। मैंने सिंगापुर का नाम नहीं लिया है, यही एक छोटा सा और देश है सिंगापुर। मैप जब बड़ा किया जाएगा तब वो समझ में आता है कि सिंगापुर कहाँ है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि तो पाएंगे कि सिंगापुर, ये जो छोटा सा देश है ये है सिंगापुर। सिंगापुर भी आसियान का एक सदस्य देश है, ठीक है ना। सिंगापुर भी क्या है? आसियान का एक सदस्य देश है। और मैं किसकी बात कर रहा था? और मैं बात कर रहा था सेंट्रल एशिया की। तो मैप के साथ साथ सेंट्रल एशिया भी देख लें कि यह अगर भारत है तो भारत के साथ ये जो इतना क्षेत्र है ये, इसको कहा जाता है मध्य एशिया। क्या कहा जाता है? मध्य एशिया कहा जाता है। और जो मैंने आपके साथ उज्बेकिस्तान वगैरह का नाम लिया तो आप देखेंगे कि यह भारत के बाद ये जो क्षेत्र है ये क्या है? यह उज्बेकिस्तान का है, जिसकी राजधानी क्या है? तजाकिस्तान है। और मैंने आपको एससीओ के बारे में बताया कि एससीओ में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। मैंने आपको बताया कि एससीओ में जो है भारत सम्मिलित है, पाकिस्तान सम्मिलित है, ताजिकिस्तान सम्मिलित है, किर्गिस्तान सम्मिलित है, उज्बेकिस्तान सम्मिलित है, कजाकिस्तान सम्मिलित है, रूस सम्मिलित है और चीन सम्मिलित है, ठीक है ना। इतने सदस्य राष्ट्र जो है एससीओ में सम्मिलित है। एससीओ कहाँ का संगठन है? मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण संगठन है। उसके बाद मैंने आसियान के बारे में बात की थी, आसियान के 10 सदस्य राष्ट्रों के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और इसी क्रम में आज मैंने आपको मैत्री सेतु के बारे में बताया था। मैत्री सेतु कहाँ है? मैत्री सेतु बना है त्रिपुरा राज्य में, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर। किस नदी पर? फेनी नदी पर। इसको आप देखेंगे तो पाएंगे कि फेनी नदी यहीं से जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए ही बहती है। आप इसको थोड़ा सा अपडेट होकर के देख लेंगे तो आप पाएंगे कि फेनी नदी कहाँ स्थित है, ठीक है ना। ये भारत और बांग्लादेश की लगभग सीमा है, तो आप पाएंगे फेनी नदी जो है यहीं स्थित है, ठीक है। मैं इसको बड़ा करता चला जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसको जो है देखना आपका काम है कि फेनी नदी कहाँ पर स्थित है, ठीक है।
ये दिख रहा होगा, ये फेनी नदी है। मैं त्रिपुरा राज्य खोल लिया हूँ। ये जो नदी आपको दिख रही है, ये नदी कौन सी है? यह फेनी नदी ही है, ठीक है ना। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बनते हुए कौन सी नदी है? यह फेनी नदी है, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं। तो आज के इस सीरीज को जो है पूरा किया जाता है। आपको जो डाउट्स वगैरह होंगे उन डाउट्स को आप क्लियर कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न हो आप जरूर पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप इंगेज जरूर रहिएगा। जो पॉइंट, जो टॉपिक्स आपको न समझ में आए, कमेंट में कमेंट किया करिए। और क्या आप और पढ़ना चाहते हैं, उसके अलावा ये सब भी कमेंट्स में कुल मिलाकर के आप इंगेज रहा करिए। इससे जो है उत्साहवर्धन होता है हमारी टीम का। हमारी टीम जो है आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो जो है जरूर लाती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।